Myself Vishal Sahai from Bharati Vidya Bhavan. I welcome you all for today's webinar, and today's topic is business of electronic media. Filmmaking and running a television channel is always considered as a high risk business. जब हम लोग हाई रिस्क बिजनेस की बात करते हैं तो हर एक बिजनेस को चलाने के लिए वो इसलिए चलाया जाता है कि उससे प्रॉफिट कमाया जाए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे परिवार जुड़े रहते हैं, उनकी मेहनत रहती है। अगर मैं छोटा सा एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूं, इंडिया हैज अ लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, approximately 900 satellite TV channels, 6,000 multi-system operators, around 60,000 local cable operators, 7 DTH operators, and few IPTV service providers. India has 118,239 registered publications, including the newspaper and periodicals, close to 2,500 multiplexes, and more than 570 millions internet users, and second largest after China. इतना बड़ा इंडस्ट्री, तो इसका जो बिजनेस है उसको कैसे करा जाता है, उस बिजनेस में प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे लिया जाता है, प्रॉफिट के क्या क्या तरीके होते हैं, इन सब के लिए मीडिया मैनेजर का एक रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मीडिया मैनेजर कौन होता है, मीडिया मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए ही हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में हमारे साथ हैं श्री वीएन झा जी। वीएन झा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। मिस्टर झा is the editor of the diplomacyindia.com and the president of the People's Foundation. Mr. Jha is an MPhil in the International Politics from School of International Studies. 2 decades experience in the print, broadcast, TV and the newspaper. Jha sir, आपका जो प्रोफाइल मैंने पढ़ा, इतने साल मीडिया इंडस्ट्री को आपने दिए, इतने साल मीडिया इंडस्ट्री को आपने देखा, उसके बिजनेस को देखा। आज शुरुआती दौर और आज के दौर में मीडिया इंडस्ट्री को आप कहां पाते हैं? विशाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत। भारतीय विद्या भवन ने मुझे एक अवसर दिया है कि भारतीय विद्या भवन इज क्वाइट वाइडली नोन, तो इतने बड़े ऑडियंस के साथ और इनके स्टूडेंट्स, आपके इतने स्टूडेंट्स के साथ मैं फेस टू फेस हो रहा हूं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। अब मीडिया बिजनेस और मीडिया बिजनेस की शुरुआत और आज का दौर, मतलब 2 decades ऑफ जो मीडिया आपने पूछा, एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा तो अंतर है कि अगर आप 80 के दशक की बात करें या 90 के शुरुआत की बात करें, तो मीडिया का मतलब होता था न्यूज मीडिया का मतलब होता था अखबार होते थे, मतलब all those white pages and the pink pages when I say, to I mean by it financial newspapers, हिंदी के अखबार, अंग्रेजी के अखबार। तो लोग अखबार जीते थे, अखबार पीते थे, अखबार खाते थे न्यूज के नाम पे, अगर न्यूज की आप बात करें तो। और एंटरटेनमेंट में दूरदर्शन था, दूरदर्शन की मोनोपोली थी, बाकी और तो कुछ था नहीं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के बाद रंगीन टेलीविजन आया। 80 के वो जो एशियन गेम्स आया, वो अपने साथ रंगीन टेलीविजन लाया। अब आप अगर 90 से आगे बढ़ते हैं, 90 के दशक से जब आगे बढ़ते हैं, तो छोटे छोटे टीवी चैनल्स, ये जैसे BITV आया, जैसे न्यूज टुनाइट, इनका एक प्रोग्राम था प्रणय राय का, और सुरेंद्र प्रताप सिंह का जो आज तक बना बाद में, वो सारी चीजें शुरू हुई, जिनके स्लॉट टेलीविजन, जिनके स्लॉट दूरदर्शन ने दिए थे, दूरदर्शन ने प्रोवाइड किए उनके स्लॉट, और दूरदर्शन पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे। प्रोडक्शन हाउसेस थे बेसिकली, ये लोग प्रोग्राम अपना बनाते थे और दूरदर्शन पे होस्ट करते थे न्यूज की तरह। फिर एक समय आया 90 के उत्तरार्ध में, द लेटर पार्ट ऑफ 90,
जब सरकार ने इस सेक्टर को खोला, कहा कि भाई आप न्यूज चैनल आप लेके आ सकते हैं, उसकी हम लाइसेंसिंग करेंगे, हम उसके लिए लाइसेंस देंगे, हम आपको एयरवेव्स देंगे अपने टेलीकॉम और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट्स के माध्यम से और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के माध्यम से हम आपको एयरवेव्स देंगे, और इन एयरवेव्स के सहारे, इन स्लॉट और ट्रांसपॉन्डर जो हमारे सैटेलाइट टीवी पे हैं, उनके सहारे आप अपना प्रोग्राम ऑन एयर कर सकते हैं। तो फिर आज तक आया, फिर एनडीटीवी आया, बहुत सारे इस तरह के साउथ में कुछ चैनल्स आए, कुछ जी टीवी के बहुत सारे चैनल्स आए। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई, जो शुरुआत जैसा कि अभी आपने कहा है कि धीरे धीरे ये 900 से भी ऊपर चैनल्स में, जिसमें 250-300 तो न्यूज चैनल्स, इनमें ये बदल गया धीरे धीरे। एक बहुत बड़ा स्पेस इसने लिया। प्रिंट मीडियम भी ग्रो करता रहा, इट केप्ट ग्रोइंग, प्रिंट मीडियम, and it grew at the rate of 14 to 18%. I mean, quite appreciable ये। पर न्यूज टेलीविजन एंड जीईसी जिसे आप कहते हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, दे गैलप्ड, वो बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़े, और सैटेलाइट टीवी के माध्यम से उनका रीच बहुत वाइड होने लगा, बहुत दूर तक जाने लगा, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचने लगे, लोगों को एक मनोरंजन का एक माध्यम मिल गया, लोगों को एक दूरदर्शन से इतर माध्यम, आई मीन अदर देन दूरदर्शन, एंड देन न्यूज में भी एक वैरायटी आने लगी। वो न्यूज जो केवल आप ऑल इंडिया रेडियो पे या दूरदर्शन पे जो आप प्रसारित करते थे, उससे अलग न्यूज में एक वैरायटी आने लगी, एक नया जोश था, एक नया जुनून था। वो एक दौर था, सुरेंद्र प्रताप सिंह हिंदी की पत्रकारिता को टेलीविजन पे वो डिफाइन करते थे, और उन्होंने जो डिफाइन किया वो कमोबेश आज तक भी चल रहा है। उसी तरीके से अंग्रेजी में डॉक्टर प्रणय राय, जो एनडीटीवी के सर्वे सर्वा हैं आज के दिन में, आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसे डिफाइन किया। रजत शर्मा आए, रजत शर्मा भी एक नई बातें लेके आए न्यूज के अंदर। जी टीवी में और भी बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो प्रिंट मीडियम से कुछ एडिटर्स, कुछ सीनियर करस्पॉन्डेंट्स, कुछ लोग निकल कर गए टेलीविजन के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रिंट मीडियम में ही ट्रेन किए गए थे न्यूज में। और रही बात जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की, तो उसमें जो लोग प्रोडक्शन इसमें थे, जो प्रोड्यूसर थे, जैसे राघव बहल को आप ही ले लें, राघव बहल का एक प्रोडक्शन हाउस होता था बहुत बड़ा। उस तरह के और भी नाम है बहुत सारे जो जिनका प्रोडक्शन हाउस होता था। तो उन लोगों ने धीरे धीरे मॉर्फ किया अपने आप को, धीरे धीरे तैयारी की, और वो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के कंटेंट लेके और इवन चैनल्स लेके आए। तो अब ये 90 के दशक की कहानी है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है फिर जब इंटरनेट और सोशल मीडिया एक ऐसी बातें लेके आया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा न्यूज को डिसेमिनेट करने का तरीका, कंटेंट को डिसेमिनेट करने का तरीका, कंटेंट को डिफाइन करने का तरीका, और लोगों तक पहुंचने का तरीका जो करोड़ों में होते हैं। तो उसने एक नई विधा को जन्म दिया, एक न्यूज जॉनर इन एंटरटेनमेंट एज वेल एज न्यूज। एंड इसमें द रोल प्लेड बाय अगेन द स्मार्टफोन्स ने इसके अंदर बहुत बड़े रोल प्ले किए, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक ऐसे वेपन थे जो जिसको, जैसे कि रिलायंस ने, आपको याद होगा एक समय में अपना नारा जो दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वास्तव में वाकई में आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके हाथ में स्मार्टफोन है, और उसी पे पूरी दुनिया कन्वर्ज कर रही है। एंटरटेनमेंट भी उस पे है, सोशल मीडिया भी उस पे है, न्यूज़पेपर भी उस पे है, और टेलीविजन चैनल्स भी उस पे है। तो भारत में इस तरह से अब इसी तरीके से बिजनेस का भी डाइवर्सिफिकेशन होता रहा। जब न्यूज़पेपर मीडियम में क्या था कि न्यूज़पेपर मीडियम में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी, वहां कुछ सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव और एड एग्जीक्यूटिव वहां पहुंचते थे, उनसे ये करते थे, उनके अपने प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज, उनके चीजों को आप अपने इसके अंदर आप जगह देंगे। चूंकि उनका रीच जो था कुछ लाखों या कुछ करोड़ में था, तो रेट्स भी उसी तरीके के होते थे एडवर्टाइजमेंट चलाने का। लेकिन जब टेलीविजन चैनल्स आया, तो पर्टिकुलरली टेलीविजन चैनल्स में न्यूज भी, और पर्टिकुलरली जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, आप यूं कह सकते हैं कि टेलीविजन को एडवर्टाइजिंग मीडियम ने चलाना शुरू किया। एडवर्टाइजर्स हैव बीन रनिंग टेलीविजन चैनल्स, पर्टिकुलरली जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, एंड इवन न्यूज आल्सो।
क्योंकि अब उनको उनसे बातें होने लगी कि साहब आप कितने लोगों तक पहुंचते हैं, किस वक्त पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं। तो आई बॉल्स जिनको आप कहते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कब देखा, कितनी देर तक देखा, और कब तक आपके साथ रहे और किस वक्त आपके साथ रहे, इसके ऊपर में विज्ञापन के रेट डिसाइड होने लगे, इसके ऊपर में विज्ञापन के स्लॉट्स डिसाइड होने लगे, और इसने एक नए बिल्कुल नए रेवेन्यू मॉडल को इसने जन्म दिया। अब इसके आगे आप फिर बात करते हैं रेवेन्यू में भी, तो जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मोबाइल फोन्स की, जो सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गए, अब इन लोगों ने फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, लिंक्डइन आ गया, वो सब जितनी भी चीजें आई, तो इन लोगों ने फिर एक नए रेवेन्यू पे एक नया डेफिनेशन दिया। अब ओटीटी बिकेम द सेकेंड स्क्रीन। एक स्क्रीन तो आप सिनेमा हॉल में थे, जहां आप सिनेमा रिलीज करते थे एंटरटेनमेंट का। दूसरा स्क्रीन जो दूसरा क्या, पहला ही स्क्रीन आपका टेलीविजन चैनल्स था, आपको जो आप टेलीविजन के स्क्रीन को आप बिग स्क्रीन मान लीजिए इस सेंस में। और उसके बाद ये दिस इज द सेकेंड स्क्रीन विच इज द स्मॉलेस्ट वन। अब ये ओटीटी एक नई बात है। हाँ, कॉम्पैक्ट स्क्रीन कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट स्क्रीन। अब रेवेन्यू का भी एक नया डेफिनेशन आ गया कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, तो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। लोग अपना डांस वीडियो देख के भी पैसे कमा सकते थे, लोग इन्फ्लुएंसर बन के भी पैसे कमा सकते हैं। अभी जैसे कि न्यूज में जब हमने हमारी सरकार ने जब उसको बाइट डांस को जो ये किया, जो चाइनीज वो टिकटॉक को, तो अब टिकटॉक को किया तो आपने देखा कि हम लोगों ने अखबारों में कि लाखों लोग बड़े मायूस हो गए थे उस वक्त कि साहब हमारा क्या होगा। हमने तो टिकटॉक ने हमें वो अवसर दिया कि हम एक बहुत साधारण जिंदगी से एक स्टार में परिवर्तित हो गए और हम पैसा भी कमा रहे थे। फिर उसी तरीके से आप आगे चलें तो आप देखेंगे कि यूट्यूब का वीडियो, जिस वीडियो को ना तो बनाने में बहुत खर्च है, ना दिखाने में बहुत खर्च है, और हम यूट्यूब का वीडियो लेके आए, उसकी लाइक्स हुई, और उसके लाइक्स के आधार पे हमें यूट्यूब ने हमारे लिए एक रेवेन्यू को निर्धारित किया। तो ये बिल्कुल एक नई चीज शुरू हो गई, एक नई बात शुरू हो गई। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है मीडिया का, चाहे न्यूज चाहे जनरल एंटरटेनमेंट का, भारत में वो बहुत तेजी से हुआ। 20 साल में इतनी तेजी से हुआ है कि हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 90 के दशक में 93-94 में मैं इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, और मैं इंडियन एक्सप्रेस से फिर कुछ एक हिंदी के अखबारों में गया, फिर वहां मैं एक विराट वैभव अखबार जब दिल्ली से आया तो उसका एडिटर में बना। तो हम लोग खुद भी 2009 के बाद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। अगर 2009 को एक आप एक कट ऑफ ये मान लें, तो हम लोग खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। और अगर हमने थोड़ी बहुत मशक्कत ज्यादा नहीं की होती तो अभी तक हम बिल्कुल मिसफिट हो चुके होते। मैं अभी भी ये नहीं कह सकता हूं, हम लोग अभी तक मास्टर नहीं कर पाए मीडियम को जितनी तेजी से ये जा रहा है, पर्टिकुलरली मेरे जनरेशन के लोग। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश की तो कम से कम वहां रह पाए, नहीं तो हम बिल्कुल ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो अगर आप रफली देखें तो इस तरीके का ये डेवलपमेंट है। आप सारांश में कह सकते हैं कि मीडिया ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड ऑफ द बैंडविड्थ। मिस्टर झा, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब आपने शुरुआत करी और आज का जो मीडिया जिस तरीके से कन्वर्ट हुआ। सर, मैं बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि अगर हम लोग मीडिया बिजनेस की बात करते हैं, मीडिया बिजनेस को आमतौर पर बेसिकली हम लोग प्रिंट मीडिया, जिसमें वो न्यूज़पेपर आता है, फिर टेलीविजन है, फिर रेडियो है, और फिर डिजिटल मीडिया जिसे आजकल सोशल मीडिया के में ज्यादा देखा जाता है। तो ये 4 मीडिया, तो कैन यू टेल मी हाउ दे आर डिफरेंट एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी अमंग देम? तो विशाल जी, अगर देखें तो इसको एक दूसरे शब्दों में भी परिभाषित किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। अब जैसा आपने कहा कि ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, और अब टेलीविजन भी ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर ही आ जाएगा। और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने अभी बताया कि साहब फेसबुक हो जाएगा, लिंक्डइन हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट विच इज आई मीन ये जिसे आप ये अपना ट्विटर अपने आप में सारे मीडिया का आप कहिए कि सिरमौर होता चला जा रहा है धीरे धीरे, अपने पावर ऑफ रीच, अपने 180 कैरेक्टर्स के क्रांतिकारी शब्दों के साथ और उसको पहुंचाने के तरीकों के साथ। तो अब सोशल मीडिया में 2 बातें हैं। ट्रेडिशनल मीडिया तो हमने समझ लिया कि ये है ट्रेडिशनल मीडिया। सोशल मीडिया में देखिए, अगर ये टर्म जो है सोशल एंड मीडिया, तो सोशल एंड मीडिया एक तो ये पार्ट है सोशल मीडिया का जिसपे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज के साथ,
अपने गिवन ग्रुप्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी से भी एक इंटरैक्ट करते हैं हम। लेकिन सोशल में जो मीडिया लगा हुआ है, बेसिकली मीडिया रेफर टू दोज प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज प्रोवाइडेड एंड गिवन बाय से फेसबुक, से यूट्यूब, से इवन व्हाट्सएप इन इंडिया। सो इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ blogspot.com, द ब्लॉगर्स जिसका यूज करते हैं, सोशल दूसरे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो, कि उनके माध्यम से हम न्यूज के यूनिवर्स में पहुंचते हैं। और इस न्यूज के यूनिवर्स में पहुंचने का जो तरीका है वो इतना वाइड स्प्रेड है, इतना फार रीच है उसका, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हम जब टेलीविजन की बात करते थे, हम कहते थे कि साहब क्या टीआरपी आपका है, आपका आई बॉल कितना है, आपका कितने आपके व्यूअरशिप है। तो हम लोग बात करते थे कि 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, हिंदी मार्केट में 4 करोड़, यहाँ 1 करोड़, वहां 2 करोड़। यहाँ तो साहब बात हो रही है 35 करोड़ की, 35 करोड़ की। यहाँ बात आ रही है 25 करोड़ की, 20 करोड़ की। तो एक तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, द वाइड मतलब गल्फ इन द रीच बिटवीन द ट्रेडिशनल मीडिया एंड द सोशल मीडिया, which could not be contemplated, which could not be anticipated. One, two is जो डिसेमिनेशन और कंटेंट क्रिएशन की जो बात है। अब एक ट्रेडिशनल मीडिया में एक एडिटर होगा, एक एडिटोरियल बोर्ड होगा, देयर विल बी सम सब एडिटर्स, देयर विल बी रिपोर्टर्स, द ब्यूरोज, they will collect the news through their bureaus, through the reporters, through their correspondents, and then it is subjected to a collective decision making that whether ये न्यूज ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा। हम कह सकते हैं इसको एक कि एक ब्लू पेंसिलिंग, कि उसके ऊपर पेंसिल चलाने का अधिकार जो है वो बतौर एडिटर मेरा है, बतौर चीफ सब एडिटर एक और व्यक्ति का है, और बतौर असिस्टेंट एडिटर कुछ एक विशेष चीजों में उनका है। तो हम लोग 2 या 4 एक लोग हम मिलकर इसको डिसाइड कर सकते थे। सेम वाज ट्रू मोर और लेस अबाउट टेलीविजन, जहां एडिटोरियल मीटिंग में हम ये कहते थे कि साहब हमको ऐसे करना है, आज प्राइम टाइम में हमको ये ले जाना है, हमको इतने बजे से इतने बजे इस पैकेज को रन करना है, हमको ऐसे करना है। तो ये जो तरीका था डिसेमिनेशन एंड कंटेंट क्रिएशन का, सोशल मीडिया में आके ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग किस्म का हो जाता है। एकदम से इसका प्रजातांत्रिकरण हो जाता है, लोकशाही है साहब, कंप्लीट लोकशाही, जहां पर कंटेंट कोई भी लिख सकता है, कोई भी कंटेंट को जन्म दे सकता है, कोई भी कंटेंट को डाल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। टेलीविजन चैनल इज अ वेरी वेरी कॉस्टली मीडियम, वहां पर उसको एयर करने के लिए पैसे चाहिए, वो डिसाइड करेगा हम एयर करें या नहीं करें, इतने घंटे चलेगा तो इतने पैसे खर्च होंगे। नाउ हियर इन सोशल मीडिया आपके पास क्या है कि फंडामेंटल डेमोक्रेटाइजेशन है, व्हाट यू डिसाइड योर ओन न्यूज, यू डिसाइड योर व्यूज, देन व्हाट हैपेंस दैट यू पुट इट देयर, आप उसको अपलोड करते हो, वो चल पड़ता है, उसके ऊपर में पूरा होल यूनिवर्स जो आपके साथ उससे जुड़ता है वो अपने कमेंट्स रियल टाइम में, कमेंट्स एंड व्यूज रियल टाइम में उसके ऊपर पोस्ट करता है। तो एक ये अंतर है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया में 1 to many था, 1 या 2 या 3 लोग 50 लाख लोगों को के तक पहुंचने का ये करते थे और 50 लोगों को गाइड करते थे। सो देयर वाज ए कांसेप्ट ऑफ न्यूज रूम। हियर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ न्यूज रूम। यहाँ पर 1 to many, 1 to myriads, मेनी क्या मिरियाड्स हम कह सकते हैं कि मैंने एक नहीं एक बहुत सारे असंख्य लोगों तक जैसे भी आपको पहुंचना है आप पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा तो जी आप कुछ कह रहे थे बीच में? नहीं, आप अपनी बात खत्म कर लें। जी, तो अब उसका फिर इंटरैक्टिविटी, अभी मैं इंटरैक्टिविटी की बात कर रहा था कि ट्रेडिशनल मीडिया में इंटरैक्टिविटी नहीं था, आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, फीडबैक्स आप नहीं ले सकते थे, लेटर टू द एडिटर एंड दिस दैट ये सब होता है। यहाँ पर क्या है कि इट इज कंप्लीटली इंटरैक्टिव यूनिवर्स है सोशल मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट इंटरैक्ट। फिर स्पीड की बात, जो इंस्टेंट कॉफी की जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये सब कुछ रियल टाइम में है, इंस्टेंट है। देन cost of creation is so low in social media, which is very higher in television and is slightly less higher in print medium. So this is broadly speaking, you can say the similarities and dissimilarities between traditional media and the social media. तो सर मैं थोड़ा सा अब इसमें हम लोग जो आम भाषा में सुनते हैं इसको द सोशल ब्रॉडकास्टर, जैसे हम लोग पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहते हैं और दूसरा कहते हैं कमर्शियल ब्रॉडकास्टर। कमर्शियल ब्रॉडकास्ट के नाम से पता लग रहा है कि जहाँ पे कमर्शियली हमें कुछ कमाना है या कुछ करना है, और सोशल ब्रॉडकास्ट में आ जाता है कि जब हमारे लिए थोड़ा समाज के लिए हमें कुछ करना है, बेसिकली वो करना है। सो ये
अगर इसको मैं समझना चाहूं बहुत ही आम भाषा में और हमारे व्यूअर्स समझना पाए, ये सोशल ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल ब्रॉडकास्टर आखिर है क्या? सो विशाल जी, अब आप ये देखें कि कोई भी देश दुनिया का आप ले लें, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम सुनते हैं जनरली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, हमारे देश में दूरदर्शन है, दूरदर्शन न्यूज है, दूरदर्शन के बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। तकरीबन हर देश का, किसी भी तरह का वो देश हो, हर देश का अपना एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, एक नेशनल चैनल है, एक ऑल इंडिया रेडियो टाइप का एक नेशनल रेडियो है। बेसिकली वो ये इसलिए है कि जो देश है, जो राज्य है, जिसको हम राज्य बोलते हैं, राज्य का मतलब कोई प्रोविंस से नहीं, राज्य का मतलब एक अवधारणा में लें कि द स्टेट ऑफ इंडिया, जो 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 एक भारत गणराज्य है। तो भारत गणराज्य अपनी बात कैसे कहेगा अपने लोगों से, अपने गण से, अपने रिपब्लिक में अपने लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा? एक तो साइड है कि हम उसकी जो पॉलिसीज हैं, द गवर्नमेंट चूंकि किसी भी देश और स्टेट को गवर्नमेंट पर्सोनिफाई करती है, गवर्नमेंट इज द एपिटोम ऑफ दैट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, वो बोलेगी कि ये जी सही है, हमने ये पॉलिसी बनाया है, हम इतने लोगों तक पहुंचेंगे, हम ये करेंगे। तो उसे क्या करेंगे कि हम अगर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करके, हम जो प्राइवेट जो न्यूज प्रोवाइडर्स हैं, चाहे टेलीविजन हो चाहे रेडियो हो, तो हम लोग उसे क्या करते हैं कि उसे हम क्रिटिकल एनालिसिस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी बहुत सारी चीजें हम जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि देश का एक इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि इंडिया चाइना का एक फेस ऑफ जो भी बना हुआ है, या मानिए कि किसी भी चीज को एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हम लाते हैं जिससे हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। कुछ भी इस तरह की जो बातें हैं, कुछ सोशल वैल्यूज को हमें डिसेमिनेट करना है, कुछ नई बातों को जनता तक, कोविड प्रोटोकॉल्स को हमें 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जो आप कह सकते हैं कि हर स्टेट का, हर राज्य का, हर देश का एक है, जो एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जो प्रॉफिट प्रिंसिपल पे नहीं चलता है, रेवेन्यू के प्रिंसिपल पे नहीं चलता है। वो कहता है कि मेरा काम है, दूरदर्शन हूं मैं ऑल इंडिया रेडियो हूं, मैं घाटे में चल रहा हूं, मेरे इतने बड़े फॉर्मेट में मैं चलता हूं, मेरी सैलरी ही का एक्सपीरियंस मानिए 1 मिनट के लिए कि भाई पूरे साल का एक्सपीरियंस 3-4 हजार करोड़ रुपए का है, और हमारा रेवेन्यू जो है पब्लिक ब्रॉडकास्टर का, वो केवल 1200-1400 करोड़ रुपए का है। तो कोई कह सकता है कि साहब इस सब मीडियम को आप बंद कर लीजिए, इसलिए कि जब रेवेन्यू नहीं है और घाटा उठा रहे हैं तब क्यों चलाएं? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि देश का इंटरेस्ट, नेशन का इंटरेस्ट, नेशन की आवाज, ये स्टेट जो कहना चाहता है अपने जनता तक, जो जिन चीजों को पहुंचाना चाहता है, वो पहुंचाने के लिए उसके पास भी एक मीडियम होना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द पब्लिक ब्रॉडकास्टर, जिसको पब्लिक ब्रॉडकास्टर आप कहते हैं, वर्सेस कमर्शियल। जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए कोई भी जीसी चैनल है, न्यूज चैनल्स हैं, 200-250 न्यूज चैनल्स हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, तो वो लोग ब्रॉडली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्टेट के खिलाफ जाते हैं या नेशन के खिलाफ जाते हैं, नो, बट वो एक ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसा व्यूअर तक ले जाते हैं, अपने ऑडियंस तक ले जाते हैं, which may not be necessarily right at every point of time or desirable in all the moment. So this is basically the difference between the two. ये जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन का काम कहते हैं कि जैसे डीडी न्यूज भी है, चाहे दूरदर्शन भी है, उनका काम देखो कि हमें ऑल इंडिया देखना है, दूर दराज की जो कला संस्कृति है इसको भी हमें लाना है, चाहे हमें ऐड मिले नहीं मिले। वहीं पर देखा जाता है कि सर की जो कमर्शियल टेलीविजन है, जैसे जी टीवी है, उनका कमर्शलाइज्ड है, उनका देखते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है और उस टारगेट ऑडियंस में ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक के बाद उसमें हमें ऐड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कमर्शियली जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तो एक जिम्मेदारी खुद भी, जैसा भी आपने भी कहा कि गवर्नमेंट की अपनी एक जिम्मेदारी है कि भाई कि वो बात को कहे। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि एक बात है कि रीच की। अब आप देखें कि अगर मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड या और भी दादरा नगर हवेली या कहीं भी इस तरह की चीजें, कई बार सैटेलाइट टीवी के जो चैनल्स, सैटेलाइट टीवी के जो सिग्नल्स हैं, वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, कई बार वो लोग देख भी नहीं पाते हैं, और जहां वो नहीं पहुंच पाते हैं वहां आपके दूरदर्शन के चैनल्स या दूरदर्शन के न्यूज वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनका टेरेस्ट्रियल वर्सेस सैटेलाइट, तो टेरेस्ट्रियल इनका रीच है, जिसके माध्यम से ये रिमोटेस्ट कॉर्नर तक पहुंच रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
फिर इनका जैसा आपने कहा, चूंकि इनका रीच है वहां तक, और चूंकि इन्हें प्राइम टाइम एडवर्टाइजर इनके लिए डिसाइड नहीं करता है, या किसी भी जो जो सीरियल है या जो मॉड्यूल है या कोई गाना है या कोई प्रोग्राम है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो इस बेसिस पे नहीं डिसाइड होता है कि उसका रेवेन्यू कितना आएगा, कितने लोग उसके स्पॉन्सर हैं, कितने लोगों ने उसके ऊपर में पैसा खर्च करने का ये किया है। तो इसलिए वो बिना इन without considering all these aspects, they can reach to the remotest nook and corner of India to a vast multitude. ऐसे भी लोग हैं जो 200 रुपया मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सैटेलाइट टेलीविजन का मल्टी सर्विस ऑपरेट, जो एमएसओ आपने कहा कि एमएसओ को पैसा देना या डायरेक्ट टू होम डीटीएच लेना। दूरदर्शन वहां तक भी पहुंचता है, दूरदर्शन के डिफरेंट चैनल्स वहां तक भी पहुंचते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचते हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सार्वभौमिक है, वो कहीं भी पहुंचता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, यही मैं भी कहना चाहता था। सर मैं बात करता हूं कि जैसे कि रेडियो चैनल, रेडियो स्टेशंस हैं, आपके टेलीविजन चैनल्स हैं, इनका जो मेन रेवेन्यू ऑफ सोर्स होता है वो एडवर्टाइजमेंट होता है। इवन प्रिंट में भी अगर हम देखेंगे तो वो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है प्रिंटिंग की, बट वो सारा जो उसको कवर अप करते हैं वो एडवर्टाइजिंग से करते हैं। सो बेसिकली ये जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है इनके ज्यादा से ज्यादा वो एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग के अलावा भी रेवेन्यू सोर्स का ऑप्शन होता है क्या? ऑप्शंस तो बहुत हो सकते हैं, पर हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है विशाल जी, वो क्या है कि अनफॉर्चुनेटली इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब इसको आप पश्चिमी देशों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके रेवेन्यू के मॉडल डाइवर्सिफाइड हैं। उनका रेवेन्यू का मॉडल केवल विज्ञापन, केवल सरकारी विज्ञापन या केवल प्राइवेट विज्ञापन ही नहीं है, बल्कि उनका रेवेन्यू का मॉडल रियल टाइम बेसिस पे कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उसको देखा और कितने लोगों ने रियल टाइम में उसको ये किया, उसके बेसिस पे उनका रेवेन्यू का डिवीजन एंड डिसीजन होता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा। अब इसमें आप देखिए अपने यहाँ एक परेशानी क्या है कि एक रुपए का अगर रेवेन्यू पाई है, एक रुपए का अगर रेवेन्यू टोटल है भारत में, तो उसमें 40 पैसे सरकार देती है, माने राज्य सरकार हो, पीएसयू हो या केंद्र सरकार हो, तो डीएवीपी या स्टेट के पीआईबी के सबके माध्यम से। तो केवल 60 या 50 पैसे में पूरा प्राइवेट यूनिवर्स है, पूरे कॉर्पोरेट्स हैं, छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं जो अपने प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज को एडवर्टाइज करने के लिए अखबार या टेलीविजन के माध्यम से या ऑनलाइन वो पैसे देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये कंसीक्वेंस है। क्या कंसीक्वेंस है? ये सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मीडिया की फ्रीडम, उनकी ऑटोनॉमी, उनके इससे जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जुड़ा हुआ सवाल है कि चूंकि उनके पास सरकार के अलावा जो एड प्रोवाइडर्स है, जो रेवेन्यू प्रोवाइडर्स है, बहुत छोटा है, जिसके अंदर एक मैसिव कंपटीशन है, तो दे आर ऑलवेज बिहोल्डन टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी सरकार होती है, जो भी राज्य में सरकार होती है, केंद्र होती है, जहां भी होती है, हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उनसे कदम ताल मिला के चलें, और क्योंकि नहीं अगर वो चलेंगे तो उनके विज्ञापन पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा। इसका एक परिणाम ये होता है कई बार कि न्यूज और कंटेंट की क्वालिटी वो सफर करती है। दूसरी बात ये होती है कि आप कई बार जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी सफर कर जाता है, क्योंकि कई बार आप पब्लिक को चीजें नहीं बता पाते हो जो आप बताना चाहते हो, या जो आपको बताना चाहिए, जिस समय में आपको बताना चाहिए, आप वो नहीं कर पाते हो। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मॉडल है, जैसे मानिए कि एक अखबार है, अगर वो 5 रुपए में बिक रहा है और अगर वो 5 लाख बिक रहा है और अगर सीधे सीधे 8 लाख बिकने लगे तो उसका घाटा हो जाएगा। इसलिए वो 8 लाख कॉपी नहीं छाप के कोशिश करता है कि 5 लाख में हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें। इसलिए कि उसका जो एक अखबार की एक कॉपी छापने का जो कॉस्ट है वो 12 रुपए है, मान लीजिए, फर्ज करिए 12 रुपए है। अब उसको 7 रुपए उसी से कवर करने हैं, उसको एड से कवर करना है। आज अगर वही अखबार 10 रुपए में बिक रहा होता है या 8 रुपए में बिक रहा होता है या 9 रुपए में बिक रहा होता है, लाइक वॉशिंगटन पोस्ट, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, लाइक संडे गार्डियन, तो ये जद्दोजहद उनकी नहीं होती, उन अखबारों की। वही चीज आप टेलीविजन चैनल्स पे ले जाएं, वहां भी वही है। तो ये तो इसका परिणाम भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है और इम्पैक्ट भी है इसका।
और इसका असर जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड है, इसका असर आपको बहुत दूर तक देखने को मिल सकता है। जहाँ सर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो रेवेन्यू सोर्स का वो एडवर्टाइजिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और बेसिकली क्या है कि किस तरीके से चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक करियर बनता है वो है मीडिया मैनेजर का, और मीडिया मैनेजर के करियर को बनाने के लिए भवंस कॉलेज का एक कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट। इस कोर्स की खूबी क्या है, सिलेबस पे मैं आता हूँ। खूबी ये है कि इसको वीकेंड में कर सकते हैं। वीकेंड कैसे कर सकते हैं? सैटरडेज एंड संडेज में। दोज हु आर वर्किंग दे ऑल्सो ज्वाइन, और वो लोग भी कर सकते हैं। ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद है। इसके बाद जो स्कोप बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। यू कैन वर्क एज ए मीडिया मैनेजर with any TV news channel or advertising agency or event company for a business promotion, TV programming, marketing, planning, production, etc. can work as a freelance media consultant, media agent with the private producers and event management companies. तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद, एक मीडिया मैनेजर बनने के बाद आपके पास इतने क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो खुलती है। मैं मीडिया मैनेजर की क्वालिटीज के लिए झा सर के पास आऊंगा, उससे पहले मैं इस सिलेबस की बात मैं बताना चाहता हूं कि इसमें तकरीबन 10 पेपर हैं और 2 सेमेस्टर्स में इनको कवर किया गया है। पहला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द बिजनेस ऑफ मीडिया, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट, मतलब हाउ टू मैनेज योर मीडिया, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टूल्स एंड टेक्निक्स, इवेंट प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बिकॉज आप एक अच्छे मैनेजर तो बन सकते हैं, बट बनने के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने, बिकॉज आजकल की जो इंडस्ट्री में डिमांड है कि आप कितने हम्बल है, कितने ऑनेस्ट है, ये सारी चीजों की पढ़ाई जो है वो लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट में आता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एंड द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। एक इस कोर्स की खूबी और है कि इसमें आपको प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन की नॉलेज ही जाएगी, हाउ टू ऑपरेट अ कैमरा, एडिटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये चीजें इवेंट में आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। सैंपल इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सारी चीजों की नॉलेज इस पर होती। तो झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा सर, आपने देखा जिस तरीके से भवन कॉलेज ने कोर्स को डिजाइन किया है, और ये इंडस्ट्री बेस्ड हमने के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है कि जिसमें आपको हम पूरी नॉलेज दे सके और उसको आप कर सके। तो सर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि आजकल मीडिया मैनेजर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल बन गया है, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो, कहीं पे भी हो। तो व्हाई मीडिया मैनेजर शुड नो द प्रैक्टिकल्स ऑफ द टीवी प्रोडक्शन? उनको टेक्निकल चीजें क्यों आनी चाहिए, जो हमने कोर्स में भी इंक्लूड किया? मेरे ख्याल से आप इज ए राइट पर्सन टू से कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विशाल जी, आपने जो अभी बताया अपने कोर्स के बारे में, बहुत ही एग्जॉस्टिव है वो, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप लोगों ने डिजाइन किया, मेरे ख्याल से बड़ी पायनियरिंग डिजाइन आपने किया है इस कोर्स को। जैसा कि मैं उसके कंपोनेंट्स को सुन रहा था तो उससे जो मुझे बात समझ में आ रही थी, और ये डिमांड ऑफ द डे है, डिमांड ऑफ द आवर है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा कि क्या होता था कि एक समय था टेलीविजन के आने से पहले कि न्यूज रूम और एडवर्टाइजिंग का जो स्पेस होता था और सर्कुलेशन का, वो तीनों के बीच में ग्लास सीलिंग होती थी। और अगर उधर से कोई लोग न्यूज रूम की तरफ आ जाता था तो बोलता था कि भाई ये इधर क्यों आ गए, इनका क्या है यहाँ पर काम, इनका तो न्यूज से कोई मतलब नहीं है, ये तो एडवर्टाइजिंग के लोग हैं, ये तो सो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स था। टेलीविजन के साथ वो थोड़ा टूटा। क्यों टूटा टेलीविजन के आने के साथ? कि टेलीविजन, पर्टिकुलरली टेलीविजन न्यूज वाज ए वेरी 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 एक्सपेंसिव अफेयर। तो उतने एक्सपेंसिव अफेयर में जब आपको आरओआई देना है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देना है, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे जो प्रमोटर है, जो मालिक, वो आपसे पूछेगा कि साहब ऐसा इतने पैसे जो मैंने लगाए इस महीना का हमारा टर्नओवर क्या, मैं तो इतना खर्च कर रहा हूं। तो अब आप एडिटर हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं, आप सब कुछ हैं, तो कंटेंट आप बहुत अच्छा जानते हैं, आप ब्रेकिंग न्यूज बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद भी आपको तब लगने लगा कि नहीं साहब ऐसा है, हमें अपने एडवर्टाइजिंग वाले, हमें अपने मार्केटिंग वाले, अपने हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सर्कुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं टेलीविजन में, उनके साथ हमें बैठना पड़ेगा और बैठ के हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा और इन एजेंसीज के साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा कि हाउ टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो ये ग्लास सीलिंग्स टूट गए। अब आइए तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि भाई अब मीडिया मैनेजर्स जो है
वो क्यों उनको सब जानना चाहिए? तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो टुडेज मीडिया मैनेजर, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो एक एडिटर भी हो सकता है, वो एक एडवर्टाइजिंग का भी ये हो सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकता है। उसे इसलिए जानना चाहिए सारी बातें, इसलिए कि करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों रुपए दांव पे लगे होते हैं एक टेलीविजन चैनल को सेटअप करने में। उनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा उसका होता है। उन सब को पूरा करने के लिए और उनको सुपरवाइज करने के लिए अगर उस व्यक्ति को ना तो प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में पता है, ना इक्विपमेंट्स अगर मान लीजिए वहां पर लगे हुए हैं, उसका जो पैनल कंट्रोल रूम है, उसके पैनल कंट्रोल रूम में जो चीजें हैं वो कितने कितने की चीजें लगी हुई हैं, अगर उसको यह भी नहीं पता है, उसको यह भी नहीं पता है कि कितने का कैमरा उसके इसमें स्टूडियो 1 एंड 2 में लगा हुआ है, ठीक है, उन कैमरे की अहमियत क्या है, तो वो कभी इस बात को आंक नहीं पाएगा कि भाई आखिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमारा पाई जा रहा है, जो 1 रुपया जा रहा है या 1.50 जा रहा है, उसको हम अगर एडवर्टाइजर के सामने हम रखते हैं, उसी के हिसाब से रेट तय करते हैं और उसको कम या ज्यादा करना है, तो हम उसकी कटौती कैसे कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं और एक कंपोजिट प्लान लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इन टुडेज सिनेरियो इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंपोजिट हो, सिंथेसाइज्ड हो, सिंथेटिक हो। आई मीन जो जो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठे हुए हैं, वो उनको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन को हेड कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया चाहे वो कमर्शियल को हेड कर रहे हैं, मैनेजमेंट को हेड कर रहे हैं, या कंटेंट को हेड कर रहे हैं, या मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं। सो दिस इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट का नीड्स, उनके फेल्ट नीड्स, क्लाइंट्स का डिमांड जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड, ब्रांडिंग का के नए नए डिमांड, ब्रांडिंग के डिमांड नए नए नित्य बदल रहे हैं, ब्रांडिंग की पैरामीटर्स बदल रहे हैं। तो भाई ब्रांडिंग के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम नहीं समझेंगे और केवल हम कंटेंट डिसाइड करने में एक आइवरी टावर में हम बैठे रहेंगे, तो एज एन एडिटर हाउ विल आई इंटरैक्ट विथ माय मार्केटिंग पर्सनल, हाउ विल आई इंटरैक्ट विथ माय डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल और द एड एजेंसी, कैसे करेंगे हम इसको, किस तरीके से हम करेंगे? सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर झा, आपने जिस तरीके से चीजें बताया कि आज पहले जो जिस तरीके से होता था कि मार्केटिंग वालों को एडिटोरियल से कोई मतलब नहीं होता, एडिटोरियल वालों को मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जितना एडिटोरियल इज अ बैकबोन, तो मैं कह सकता हूं मार्केटिंग एंड ऑल अदर बिजनेस इज द ब्रेन एंड मेक इज द हार्ट। उसके बगैर आप नहीं चल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि, और उसको अभी अभी और आजकल कॉमर्शलाइज जिस तरीके से हुआ है, आपको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है, कंटेंट तो आपका बेहतर करना ही करना है, उसके साथ आपको नए नए चीजें लानी है, नए नए आइडियाज लाने हैं, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने चीजों में दे सके। सर, अब इससे थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं, जैसे कि मीडिया मैनेजमेंट के जो कोर्स करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, कि एक तो होता है कि रेवेन्यू सोर्स के अंदर आप जा सकते हैं, प्लस आपके पास और भी चीजें आती हैं। अगर मुझे रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर और जो पॉसिबिलिटीज पे अगर मुझे बात करनी है, अगर मुझे इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, या मुझे पब्लिक रिलेशन में जाना है, या कॉर्पोरेट फिल्म्स में जाना है, या सोशल मीडिया प्रमोशंस में जाना है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? कितना अच्छा है, कितना चैलेंजिंग है ये चीज आज की जो नए जनरेशन के लोग, जो जिनको नए स्टूडेंट जो इस प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए? तो विशाल जी देखिए, टेलीविजन के बाद जो न्यू मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, पर्टिकुलरली जिसको मतलब इंटरनेट बेस्ड जो मीडिया है, सोशल मीडिया जिसे आप बोलते हैं, अगेन वो एक नया डेफिनेशन, एक नया पैरामीटर, नया यूनिवर्स और इकोसिस्टम लेके आया। और वो इकोसिस्टम ये है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट के बारे में भी बोलूंगा, लेकिन पहले इसे मैं बता दूं कि वो ऐसा हुआ कि साहब ऐसा है कि आपको डिजिटल प्रमोशन करने के जो नियम है, जो उनके रूल्स हैं, चाहे उनके जो तौर तरीके हैं, वो टेलीविजन या प्रिंट से बिल्कुल अलग थे। तो बिल्कुल अलग थे, तो उसको एक अलग से मास्टर करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें एक स्पीड चाहिए, उसमें एक ऑडियंस की टारगेटिंग जो है ना, और भी वेरी वेरी प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ ऑडियंस चाहिए। टूल्स जो है, टूल्स भी न्यू मीडिया का जो जो आप जो इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स भी अलग हैं। तो उन टूल्स को भी आपको मास्टर करना है। और एक जो शब्द इसमें बार बार आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये करते हैं, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ बिकेम ए होल बिजनेस इन इटसेल्फ, कि साहब हम आपके प्रोडक्ट को, मर्चेंडाइज को हम सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए, हम थ्रू फेसबुक, थ्रू अदर मीडियम ऑन द सोशल मीडिया,
हम आपके लिए विज्ञापन बनाएंगे, आपको विज्ञापन बताएंगे, इस तरह का आपको एक स्ट्रैटेजी हम बताएंगे कि विज्ञापन आपका ऐसा होना चाहिए, आपका इस तरीके का प्रमोशन एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसकी फिर हम एड की सीडिंग करेंगे, उस एड को हम उसके ऊपर चलाएंगे, ये इस टिपिकल ऑडियंस तक पहुंचेगा, इसमें आपका इतना खर्चा है, ठीक है, जो खर्चा आप जिस पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा टेलीविजन से कम वो खर्चा पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के माध्यम से ब्रांड प्रमोशन, मर्चेंडाइज प्रमोशन, डिसेमिनेशन ऑफ ब्रांडिंग एंड द आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स, उसके बहुत सारी चीजें जो है बदली हैं और नए एवेन्यूज खुले, नए तौर तरीके खुले। अब इवेंट मैनेजमेंट भी क्या हुआ कि इवेंट मैनेजमेंट भी अब केवल फेमिना मिस इंडिया या इस तरह के इसमें वो ये नहीं रहा। आप देखें अगर जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पे तो इतने सारे रियल टाइम शोज आने लगे, उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट को एक फर्दर जन्म दिया, उनको शूट करना, उनको ये करना, ये तो हो गई जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की बात। तो एक पूरी की पूरी वो इंडस्ट्री खुल गई। एक प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोडक्शन हाउस क्या करता है कि उस टेलीविजन चैनल को मानिए कि असिस्ट करता है, वो आर्टिस्ट लाता है, वो उसका उस फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो होल लॉट ऑफ यूनिवर्स आगे एक उसके आगे खुल गया। फिर आप रियल टाइम इवेंट मैनेजमेंट में चलें कि जब प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको एडवर्टाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई आप जम्बोरी करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई चीज करते हैं, तो टाइप 1 और 2 सिटीज से हम 3 और 4 सिटीज तक भी हम पहुंच गए। प्री कोविड टाइम से हम लोग देख रहे थे इन चीजों को। तो इवेंट मैनेजमेंट जो है, ये पब्लिक रिलेशन की अभी आप बात कर रहे थे, तो पब्लिक रिलेशन जो है ना, वो ट्रूली पब्लिक अफेयर्स में बदल गया। मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशंस केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा कि हम ऑफिशियल से इंटरेक्ट करेंगे, हम लोगों से करेंगे, हम इंडस्ट्री कैप्टन से करेंगे, नहीं, हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इमेज इंजीनियरिंग कर देंगे। हम उसको इस तरीके से इंजीनियर करके हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अपने स्टेक होल्डर्स तक, जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो सो व्हाट हैपेंड that this type of public relation, that is truly you can say it is public affairs, it became an independent channel, a independently growing channel for revenue generation. तो बहुत सारे एवेन्यूज इसने खोले, बहुत सारे जॉब्स को जन्म दिया, बहुत सारे एक्टिविटीज को इन्होंने जन्म दिया। मैं समझता हूं यही शायद आप मुझसे पूछ रहे थे। बिल्कुल सही कहा झा जी। मैं अभी क्योंकि समय का अभाव है तो मैं चलते चलते बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं, अगर कोई जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहता, कोई किसी के साथ काम करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस खोलूं, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो वो चाहता है कि मैं खुद का बिजनेस खोलूं और उससे शुरुआत करूं, तो उसके लिए क्या मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे कि कोई प्रोडक्शन हाउस खोलना है या मीडिया कंसल्टेंसी खोलना है, तो उसके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें। तो विशाल जी, आत्मनिर्भर में सबसे पहला तो क्या है कि बिफोर बीइंग आत्मनिर्भर आई हैव टू बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो पहली बात है कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन माई ओन एबिलिटीज, देन ओनली आई कैन बिकम आत्मनिर्भर, अदरवाइज आई कैन नॉट बिकम। नोबडी एल्स कैन मेक मी आत्मनिर्भर। आप मुझे आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। अब आपने कहा कि एवेन्यूज कितने हैं इसके अंदर, तो एवेन्यूज देखिए, मीडिया के अंदर एवेन्यूज इतने डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, इतने हम लोग 30 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ की हम लोग बात करने लगे हैं। अभी 30 करोड़ के बियॉन्ड जाते जाते हमें 130 करोड़ तक हमें जाना है। तो एवेन्यूज तो बहुत सारे हैं। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो इन्वेस्टमेंट का तो देखें आपकी, अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं और वो प्रोडक्शन हाउस जो है कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एम्बिशियस प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो अब स्थिति वो आ गई है कि आप एक प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए एक ऑफिस सेटअप करें, बेसिक चीजें आप वहां रखें। आप मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने उसमें लगाए, एक जगह आपकी है, तो आपको हर चीज, कैमरा से लेके, एडिट मशीन से लेके, एडिटर से लेके, लाइट बॉय से लेके, बेबी लाइट, सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट से लेके हर चीज आपको किराए पे अब मिलती है, जिसको होल लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, और किराए पे मिलती है, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए मिलती है, और आप बिना अपना उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेम इज ट्रू अबाउट, आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपका उसमें कुछ नहीं है, कोई अगर आप उसको बतौर चैनल रन करना चाहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा का मान लीजिए फ्रेश कंटेंट देके, तो भी उसका क्या है कि आप
5 से 7 लाख में, 8 लाख में या 5 लाख में भी आप एक बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आप एक मिक्स स्टूडियो, एक एडिट मशीन, 2 लोग उसमें काम करने के लिए, कुछ लाइट सिस्टम, कुछ आपको ये सब आप उसको कर लेंगे और कंटेंट जनरेट करने में आपका मिनिमम ये है, इसलिए कि कंटेंट सोर्सिंग के लिए ना तो आपको ब्यूरो खोलना है, ना तो आपको आदमियों को ये अपॉइंट करना है। तो अगेन ये एक आप वहां पर बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन प्रमोशनल थिंग, प्रमोशनल वीडियोज, प्रमोशनल फिल्म, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आप वहां से चला सकते हैं, उसको आप वहां से रिलीज कर सकते हैं। एक ये भी एक बहुत बड़ा अंतर आया है कि बहुत कम पैसे में, कई बार तो बहुत ही निहायत कम पैसे में आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जबकि टेलीविजन चैनल को आप देखिए तो करोड़ों की हम बात करते थे, रेडियो अगेन कुछ लाखों की बात हम करते हैं, इवन कम्युनिटी रेडियो में, और अगर एफएम चैनल लगाने जाए तो फिर करोड़ की बात होने लगेगी। तो ये जो सब जो चीजें हैं, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी सुविधाओं को और बहुत सारे मीडियम्स को और एवेन्यूज को इसने जन्म दिया है, जहां पर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है वहां पर। तो अब और इसमें यह भी बंदिश नहीं है कि हम प्राइम टाइम में जाएंगे या फ्री टाइम में जाएंगे या रियल टाइम में जाएंगे। ये सब रियल टाइम है। प्राइम टाइम को एडवर्टाइजर डिफाइन करता है, फ्री टाइम को भी एडवर्टाइजर डिफाइन करता था, रियल टाइम को हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। सो बहुत सही, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बहुत बहुत सही बात। और आई थैंक यू वेरी मच वीएन झा सर कि जिस तरीके से आपने आज बहुत ही सरल भाव से आपने चीजों को बताया और बहुत इजी वे से आप आज जो व्यूअर्स थे हमारे उनको बताया कि किस तरीके से इस क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में आप आ सकते हैं। आपका तहे दिल से भारतीय विद्यावन की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, उस कोर्स के बारे में, कैसे कोर्स होता है, क्या कंटेंट है और कैसे उसमें एडमिशन चाहिए, उसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.bvbfts.com पर आप जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उसके कोर्स को देख सकते हैं। ये सैटरडेज एंड संडे के लिए है, वीकेंड कोर्स है ये। अगर काउंसलर से आपको बात करनी है, नीचे टैग जो फोन नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, 8744005005, 8745005005 पे आप जा सकते हैं। भवन के और कोर्सेज के लिए आप www.bvbdelhi.org पर जा सकते हैं, भवन के जो और कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।